hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover unit 3 of physics, coordinate system. So coordinate system क्या होता है? A coordinate system is a method used to uniquely determine the position of a point or an object in a space. Coordinate system एक method है जिसे use किया जाता है determine करने के लिए किसी भी point की position, अगर वो space में exist करता है point तो। आता है types of coordinate system। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप एक्स वाई जेड लिखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं आप? आर थीटा फाई। तो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है कि जैसे कि आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस इट आइडेंटिफाई बाय इट। तो ये किससे आइडेंटिफाई होती है? आपकी एक्स वाई जेड से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी आर थीटा और फाई से होगी। उसके बाद आपका आता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उसमें आपकी किससे होती है? एस फाई और जेड से होती है। और फिर आता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोलर में आपकी आर और थीटा से होती है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? आर आपका क्या होता है? रेडियल डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन। थीटा क्या होता है? पोलर एंगल होता है मेड बाय आर फ्रॉम जेड, तो इसे आप जेनिथ एंगल भी बोल सकते हो। फिर आपका फाई आता है, वो होता है आपका एजीमुथल एंगल। तो देखो अब मैंने 3 एक्सिस बनाई आपकी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसके बाद ओरिजिन से एक पॉइंट मैंने ऊपर बनाया पी, एक पॉइंट मैंने आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया ओरिजिन से पी पॉइंट, एक मैंने आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया जो कि है क्यू पॉइंट। अब आप ओरिजिन से दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे? ज्वाइन कर दोगे। फिर क्या करोगे? जो आपका जेड एक्सिस होगा उसका पी पॉइंट वाली लाइन से थीटा एंगल बनेगा, ठीक है। और जो आपका क्यू पॉइंट होगा ओ क्यू, वो क्या प्रोजेक्शन होगी ओ पी की ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि आपका नीचे वाला प्लेन कौन सा? एक्स वाई प्लेन है। ओ क्यू जो प्रोजेक्शन होगा उसका एंगल क्या बन रहा होगा? फाई बन रहा होगा ओ वाई से, ठीक है, वाई एक्सिस से। तो अब कनेक्शन पढ़ते हैं आर थीटा फाई की। एक्स वाई जेड से क्या कनेक्शन होता है? तो एक्स क्या होता है? आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई क्या होता है? आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड क्या होता है? आर कॉस थीटा। फिर आप क्या करोगे? आर थीटा और फाई की वैल्यूज़ निकालोगे। तो आर थीटा और फाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है, बट मैंने इसको पूरा नहीं करा है क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए, आपसे प्रोसेस नहीं पूछेगा। तो आर क्या है आपका? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद अगर आपको निकालना है थीटा, तो थीटा कैसे निकालोगे आप? फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करके। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। फिर आपको फाई निकालना है, तो tan इनवर्स वाई बाय एक्स आएगा। अब आता है आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके कौन से पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको? एस, फाई और जेड। एस को आप क्या लिख सकते हो? रो से भी डिनोट कर सकते हो, ज़्यादातर आपको रो ही मिलेगा हर जगह, बट मैंने एस यूज़ किया हुआ है। एस कोऑर्डिनेट कहाँ पर होता है? तो देखो जब आप एक्स, वाई और जेड बनाओगे तो वहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचोगे जेड एक्सिस से, ठीक है। तो जेड एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? आपका 90 डिग्री बन रहा होगा वहाँ पर, तो वही एस पॉइंट होगा। फिर आएगा आपका नेक्स्ट एजीमुथल एंगल। तो जो आपकी प्रोजेक्शन बनेगी एस की फ्रॉम एक्स एक्सिस, वही आपकी क्या होगी? एजीमुथल एंगल। तो अब देखो कैसे बन रही है। एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या बन रहा है? फाई एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन के बीच एंगल क्या बन रहा है? फाई एंगल बन रहा है। अब आता है जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट आपका सेम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह। फिर आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन कैसे होगा? एस फाई जेड का एक्स वाई जेड के साथ, तो मैंने लिखा हुआ है। एक्स का क्या होगा? एस कॉस फाई, वाई का एस साइन फाई और जेड का जेड होगा। एस फाई जेड कैसे निकालोगे? जेड तो जेड ही रहेगा, ठीक है। फाई क्या होगा? टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और एस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप किसके लिए करोगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए करोगे अगर, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो नीचे लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड का रिलेशन बता दिया था, आर थीटा फाई से और एस फाई जेड से। तो उन्हीं को आप लिख दोगे और एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप लगा दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का पोजीशन वेक्टर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में होते हैं आपके आर और थीटा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स वाई बाय एक्स। अब नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि आपकी रेंज क्या होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में?
तो आर होता है 0 से इन्फिनिटी तक, थीटा होता है 0 से पाई, और फाई होता है आपका 0 से 2 पाई। फिर आता है वेक्टर स्पेस। तो एफ आपका फील्ड होगा और उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, स्केलर होंगे। और वी आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा जो कि हम बोलेंगे वेक्टर है, और उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि वी आपका वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो लीनियर इंडिपेंडेंट एंड लीनियर डिपेंडेंट, उससे पहले मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है साइड में, वो समझो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वेक्टर्स का, तो आपके एक वेक्टर होता है वी और एक एफ फील्ड होता है। वेक्टर के एलिमेंट्स आपके वेक्टर होते हैं और फील्ड के एलिमेंट्स आपके स्केलर होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के एलिमेंट्स को आप बोलोगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक, और फील्ड के एलिमेंट्स को बोलोगे A1 A2 AN तक। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n तक जाएगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा वेक्टर स्पेस। तो इस तरह की कंडीशन बनाए हम, जिसमें हम फील्ड के और वेक्टर के दोनों के एलिमेंट्स लें, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप इज़ 0, और सारे एलिमेंट्स इस टाइप के कैसे आए, 0 आए। अगर डिपेंडेंट होगा तो फिर क्या होता है, 0 भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो मैंने आपको बताए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के नाम, ठीक है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड कार्टेशियन। ठीक है, तो आप हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ोगे। इनके आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है कि इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट उनका आंसर करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर थीटा आर कैप थीटा कैप। तो ये आपका आर थीटा और आर कैप थीटा कैप के टर्म्स में होगा। तो अब आते हैं डी वेक्टर आपका लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर वेलोसिटी वेक्टर भी लिखा हुआ है, इसे बोलोगे आप आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब ये जो डॉट है ये आपके डिफरेंशिएशन को बताता है, मैंने ऊपर इसलिए लिख के बताया हुआ है। डी आर बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, आर डॉट लिख सकते हो। अगर डबल डॉट होता है तो वो डबल डिफरेंशिएशन को बताता है। ठीक है, अब आता है आपका एक्सेलरेशन, उसमें आपका डबल डॉट लग रहा है तो ये डबल डिफरेंशिएशन को बता रहा है। तो ये फॉर्मूला पढ़ लेना, और साइड में मैंने कुछ और फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आर कैप थीटा कैप, इनको भी कर सकते हो। बेसिकली आपके तीन ही आते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। तीनों सिस्टम में याद कीजिएगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, आर थीटा फाई। तो बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया, एक्स के साथ रिलेशन, वाई के साथ और जेड के साथ। अब आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर आर कैप। वेलोसिटी लिखोगे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। फिर एक्सेलरेशन लिखोगे ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई। ए आर, ए थीटा और ए फाई की मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपको वही वहाँ पे पुट कर देनी है इक्वेशन में। ऐसी वी आर, वी थीटा, वी फाई की भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उन्हें आप इक्वेशन में पुट कर दें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा, बाकी आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अगर इसकी पूरी डेरिवेशन मैं आपको बताती तो बहुत लेंथी वीडियो जाता और आप लर्न भी नहीं करते, क्योंकि एमसीक्यू में आपकी डेरिवेशन नहीं आएगी। सो अब पढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उसके साथ भी मैंने आपका रिलेशन लिख दिया। एक्स का क्या होगा, एस कॉस फाई, वाई का एस साइन फाई, और जेड का जेड ही रहता है। अब डिस्प्लेसमेंट देख लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देख लो। ठीक है, डबल डॉट, सिंगल डॉट मैं आपको समझा चुकी। कैप आपका यूनिट वेक्टर को बताता है, मतलब डायरेक्शन। फाई कैप लिखा है तो फाई की डायरेक्शन में, एस कैप लिखा है एस की डायरेक्शन में, और के कैप लिखा है तो जेड की डायरेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि के कैप आपका जेड कैप बोलते हैं। के कैप लिख लो, क्योंकि के कैप और जेड कैप एक ही बात है। जेड के लिए आपका यूनिट वेक्टर के कैप होता है। फिर आता है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जो मैंने आपको सेकंड यूनिट में बताया था। ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ पढ़नी है इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जनरली 3 नंबर्स हैं आपके, H1 H2 H3। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ आप याद कर लो। कार्टेशियन के लिए तीनों में 1 होती है, स्फेरिकल के लिए H1 की 1 होती है, H2 की R होती है और H3 की R साइन थीटा, और सिलेंड्रिकल के लिए H1 की 1 है, H3 की भी 1 है, लेकिन H2 की S होती है। एस की जगह यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, कमेंट में बताइएगा। अगर ध्यान से वीडियो सुनी होगी तो आपको पता होगा। अब नेक्स्ट आता है फॉर U1 U2 U3। अब आप X1 X2 X3 मानते थे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे जनरल केस में हम U1 U2 U3 मान लेंगे। फिर आता है कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो कार्टेशियन के लिए XYZ यूज़ करते थे, स्फेरिकल के लिए क्या यूज़ करोगे, आर थीटा फाई, एंड सिलेंड्रिकल के लिए क्या यूज़ करोगे, एस फाई जेड। अब यूनिट वेक्टर देख लो तो आपका आई कैप, जे कैप, के कैप हो जाएगा, और स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के लिए जो आपके कोऑर्डिनेट्स थे उन्हीं पे आप कैप लगा दोगे।
फिर अब आपको क्या करना है, ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मूला देखना है, फिर उसको अप्लाई करना है कार्टेशियन के लिए, स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए। ऐसे ही आप डाइवर्जेंस और कर्ल्ड का जनरल फॉर्मूला देखोगे और फिर उन्हें अप्लाई करोगे। मैं आपको ग्रेडियंट का अप्लाई करना पूरा सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता दूंगी डाइवर्जेंस एंड कर्ल्ड का, उनको आप अपने आप अप्लाई करके देखोगे। सो टी आपका फंक्शन है u1 u2 u3 का। सो आपको डेल टी निकालना है अब, ठीक है। आपको ग्रेड टी या फिर डेल टी बोल सकते हो, उसे आपको निकालना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है आपका, 1/h1 डेल टी अपॉन डेल u1 u कैप। तो आप ग्रेडियंट लिखते थे, तो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था फिजिक्स की सेकंड यूनिट में कि आपको कैसे लिखना होता था। आप लिखते थे डेल की वैल्यू कैसे लिखते थे, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप लिखते थे यही। अब आपको क्या करना है, आई जे के की जगह जनरल लिख लेना है, u1 कैप u2 कैप u3 कैप। अब आप क्या करते थे, एक्स वाई जेड यूज़ करते थे, उसकी जगह क्या लिख लोगे, u1 u2 u3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तीनों एडिशन से पहले आपको 1/h1 1/h2 1/h3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, और टी आपको गिवन है फंक्शन, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। समझ आ गया आसानी से। अब देखो कार्टेशियन के लिए आपकी h1 h2 h3 की वैल्यू 1 होती है, और कार्टेशियन के लिए हमने पढ़ा था यूनिट 2 में, तो वही फॉर्मूला निकल के आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स लिखा है, आई कैप लिखा है और टी की मल्टीप्लाई की हुई है। तो क्या फॉर्मूला बना, डेल टी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल टी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल टी अपॉन डेल जेड के कैप। u1 u2 u3 आपके एक्स वाई जेड थे, और u1 कैप u2 कैप u3 कैप को आप आई कैप जे कैप के कैप भी लिख सकते हो, और एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी लिख सकते हो, लेकिन इनके लिए स्पेसिफाइड है आई जे के, इसलिए आप वो यूज़ करिएगा तो बेटर रहेगा। बाकी आपके ऑप्शंस में जो गिवन हो वो लिख लीजिएगा। सो स्फेरिकल के लिए अगर आप करेंगे तो आपके आर कैप थीटा कैप फाई कैप हो जाएगा, ठीक है। और h1 h2 h3 की वैल्यूज़ क्या हैं, h1 की आपकी 1 है, h2 की r है, h3 की क्या है, r साइन थीटा। तो इसको आप क्या करोगे, 1/1 लिखोगे पहले वाले के लिए, तो देखो ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा प्लस लगा के, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले के लिए 1/r साइन थीटा आ जाएगा, देखो लग रहा है। अब देखो डेल टी एज इट इज़ चलता रहेगा, और नीचे क्या आएगा, डेल आर आएगा, डेल आर डेल थीटा डेल फाई। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप, ठीक है। जनरल केस से मैच कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल, तो उसके लिए h1 h2 h3 की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1 s और 1, तो उस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, इनको अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आपका एस कैप फाई कैप जेड कैप आ जाएगा, और डेल एस डेल फाई डेल जेड आ जाएगा, डेल टी एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट और थर्ड टर्म में तो 1 रहेगा, 1/h1 1/h3, बट जो 1/h2 होगा, h2 की जगह क्या पुट कर दोगे आप, एस कर दोगे, एस पुट कर दोगे, सो आपका 1/s आ जाएगा। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस इन जनरल, तो जनरल केस लिखा हुआ है डेल डॉट एफ वेक्टर। इसमें क्या करते हो आप, डॉट प्रोडक्ट करते हो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो डेल डॉट एफ करने पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/h1 h2 h3, फिर मल्टीप्लिकेशन करके क्या लिखा है, डेल अपॉन डेल u1 f1 h2 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u2 f2 h1 h3 प्लस डेल अपॉन डेल u3 f3 h1 h2। फिर कार्टेशियन के लिए अप्लाई कर लोगे जनरल से मैच करके। वैल्यूज़ बताई दी हैं आपको, ऊपर लिखी हुई है मैंने कि वैल्यूज़ क्या होती हैं कार्टेशियन के लिए, स्फेरिकल के लिए भी बता चुकी हूँ एंड सिलेंड्रिकल के लिए भी। सो ये आप अपने आप रीड कर लीजिएगा। कर्ल के लिए जनरल फॉर्मूला देखते हैं, तो कर्ल के लिए आपका जनरल फॉर्मूला है, आपको पहले बाहर लिखना है 1/h1 h2 h3, फिर आपको डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ करना है, h1 u1 कैप h2 u2 कैप एंड h3 u3 कैप। तो इसको आप कैसे याद करोगे, आपको h1 h2 h3 लिखना है, फिर u1 कैप u2 कैप u3 कैप लगा देना है। याद करना है कि आप कैसे लिखते थे कर्ल में, आई कैप जे कैप के कैप लिखते थे, तो आपको उसकी जगह जनरल लिख देना है, u1 कैप u2 कैप u3 कैप, और सबके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, h1 h2 एंड h3 की मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या करते थे, डेल अपॉन डेल एक्स लिखते थे, डेल अपॉन डेल वाई एंड डेल अपॉन डेल जेड लिखते थे। सो क्या लिखोगे यहाँ पे, डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 एंड डेल अपॉन डेल u3, ये आपका जनरल केस हो जाएगा। फिर क्या करोगे, थर्ड रो के लिए आप क्या लिखोगे, f1 f2 f3 लिखते थे आप कार्टेशियन वाले में, इसमें क्या कर दोगे, h1 h2 और h3 की मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने यूनिट 2 में अच्छे से याद कर लिया है तो यूनिट 3 के जनरल केस को आप उसी से मैच करके लिख सकते हो, याद कर लोगे, फिर आप उससे आसानी से स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल निकाल सकते हो। अब कार्टेशियन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार। तो इसके बारे में आपको लैप्लाशियन के बारे में बता चुकी हूँ कल वाली वीडियो में कि डेल स्क्वायर टी होता है, और पहले आप क्या करोगे, डेल टी निकाल लोगे,
ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन t, एंड देन उसके बाद आप डाइवर्जेंस कर दो। लीनियर कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर ईच फैमिली ऑफ सरफेस इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल। तो यहाँ से आपको क्या समझ आता है, ये मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में बताया था। वो क्यों थे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का आपका आई कैप होता था, वाई कोऑर्डिनेट का जे कैप होता था, एंड जेड कोऑर्डिनेट का आपका के कैप होता था। और ये एक्स वाई जेड क्या होते थे, आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे। तो जब सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर तो क्या होते हैं, ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो अब इनकी कंडीशन क्या होती है, तो इनकी कंडीशन के लिए आपको सबसे पहले लेट करना होगा यू वी डब्ल्यू आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड पी आपका कोई पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो अब आप इस तरह से इक्वेशंस लेट करोगे, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 बोलकर। फिर आप एक पोजीशन वेक्टर लिखोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर आप इन इक्वेशंस को पुट फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट कर दोगे आर वेक्टर में। तो आपका पोजीशन वेक्टर किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ऑर्थोगोनल की। यही आपकी क्या होगी, कंडीशन होगी ऑर्थोगोनल की। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, F1 F2 F3 हटाकर आप कंप्लीट F भी लिख सकते हो, कंप्लीट। तो आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू इन कोऑर्डिनेट्स यू कर्व। अगर यू कर्व होगा तो आपके वी और डब्ल्यू कांस्टेंट रहेंगे। अगर वी कर्व होगा तो आपका वी कर्व होगा तो आपके यू एंड डब्ल्यू कांस्टेंट रहेंगे। अगर डब्ल्यू कर्व होगा तो आपके यू एंड वी कांस्टेंट रहेंगे। फिर आते हैं आपके ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर के बारे में। अगर डेल आर और डेल यू के बारे में समझाऊं आपको मैं, तो आपने क्या करा, आर को डिफरेंशिएट कर दिया यू के रेस्पेक्ट में। और कौन सा डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसे क्या बोलोगे आप, तो इसे क्या बोलोगे, डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल वी। जब आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने यू के रेस्पेक्ट में किया है तो वो यू कोऑर्डिनेट कर्व के लिए है, और अगर आपने वी के रेस्पेक्ट में किया है तो वी कोऑर्डिनेट कर्व के लिए है टेंजेंट, ठीक है। तो अब बिकॉज द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल, अब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ऑर्थोगोनल है, मतलब कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपके कोऑर्डिनेट्स। तो दीज टेंजेंट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो अब आपकी ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है मैंने स्टार करके, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये, कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 करके वो लिख देगा ऑप्शंस। तो डेल आर अपॉन डेल यू, डेल आर अपॉन डेल वी 0, डेल आर अपॉन डेल वी, डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू 0, डेल आर अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल आर अपॉन डेल यू 0। अब आपके दो टॉपिक्स बचे हैं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है आपका, जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करता है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, और कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हम। तो अब इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक बार देख लेना। ये किसका एग्जाम्पल आपका, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये एक्सेलरेट करता है रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विद एक्सेलरेशन। अब आता है सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स को हम बोलते हैं नकली फोर्स, जिसके दो नाम और है, फिक्शियस फोर्स और डिएलम्बर्ट्स फोर्स। डिएलम्बर्ट्स फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिएलम्बर्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फोर्स दिया है। अब आता है इसके बारे में, तो एन एपरेंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑल मासेस, ये एक एपरेंट फोर्स है, नकली फोर्स है, जो कि अप्लाई की जाती है ऑल मासेस पे, हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सच एज अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट, कंप्लीट चैप्टर हो गया है आपका ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट्स के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइज।